एक रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर डीएसपी बनाया। डीएसपी बनते ही पत्नी ने पद को दे दिया। धोखा फिर क्या हुआ कहते हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा एक सफर है। इस सफर में रिश्तों की मजबूरियां भी देखने को मिलती हैं। तंग गलियों से गुजरते हुए प्रशांत अपने रिक्शे में बैठे यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में व्यस्त था। यही उसका जीवन था। सादगी, मेहनत और ईमानदारी से भरा हुआ वह दिन भर रिक्शा चलाता और घर के खर्च का इंतजाम करता। लेकिन आज का दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जैसे ही वह एक चौराहे पर पहुंचा, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रकाश यादव ने उसे हाथ देकर रोक लिया। प्रकाश के चेहरे पर एक सख्त भाव था। रिक्शा किनारे लगाओ, उसने रौब से कहा। प्रशांत ने रिक्शा रोक दिया और पूछा, क्या बात है साहब, कोई गलती हो गई क्या? प्रकाश ने आंखें तरेरी। तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, जुर्माना भरना पड़ेगा। प्रशांत चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने कोई नियम तोड़ा है। वह विनम्र स्वर में बोला, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। आप बताइए मैंने क्या गलत किया? प्रकाश ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और धमकाते हुए कहा, बहस मत करो, या तो जुर्माना भरो या फिर थाने चलो। थाने का नाम सुनकर प्रशांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत ने उसे एक दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा किया है। वह निडर होकर बोला, ठीक है, मुझे थाने ले चलिए। कांस्टेबल प्रकाश को लगा कि यह आदमी बेवकूफ़ी कर रहा है। आमतौर पर लोग पुलिस के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन यह आदमी तो खुद ही थाने जाने के लिए तैयार था। प्रकाश ने उसे रिक्शा किनारे खड़ा करने का आदेश दिया और अपने सहयोगी के साथ उसे थाने ले गया। जनकपुर थाना, जहां प्रशांत को लाया गया था। वहां 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी समृद्धि शर्मा की डीएसपी पद पर नियुक्ति हुई थी। समृद्धि को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत ने दिन रात मेहनत की थी। खुद की पढ़ाई छोड़कर उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सपोर्ट किया, ताकि वह एक दिन एक बड़ी अधिकारी बने। जैसे ही प्रशांत थाने के अंदर पहुंचा, उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया। पास ही एक केबिन में डीएसपी समृद्धि फोन पर किसी से सख्त लहजे में बात कर रही थी। देखो, मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करो। मैं अपने पद की गरिमा को समझती हूं और आगे से मुझसे ऐसी कार्ड उम्मीद मत रखना। प्रशांत ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पूरा भरोसा था कि समृद्धि जब सुनेगी कि उसके ही पति को बेवजह पकड़ा गया है, तो वह जरूर उसकी मदद करेगी। सम फोन काटकर अपने ऑफिस से बाहर आई और सख्त आवाज में पूछने लगी, किसे और क्यों पकड़ा है? कांस्टेबल प्रकाश ने जवाब दिया, मैडम, इस आदमी ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं और जुर्माना भरने से मना कर रहा है। समृद्धि की नजर जब प्रशांत पर पड़ी तो एक पल के लिए वह ठिठक गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपनी आंखें फेर ली और चेहरे पर एक सख्त भाव लाकर बोली, अगर यह जुर्माना नहीं देना चाहता तो इसका रिक्शा जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। प्रशांत को अपनी ही पत्नी के मुंह से यह शब्द सुनकर गहरा झटका लगा। उसने सोचा था कि समृद्धि उसकी सच्चाई जानेगी और उसका पक्ष लेगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा था। समृद्धि, तुम सच में ऐसा कह रही हो? प्रशांत की आवाज हल्की लेकिन दर्द से भरी थी। समृद्धि ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यहां भावनाओं की जगह नहीं है, कानून सबके लिए एक जैसा होता है। प्रशांत के होठ सूख गए। उसकी आंखों में एक टीस सी उठी। यही वह औरत थी जिसके सपनों के लिए उसने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया था। वही समृद्धि जो कभी कहती थी कि बस एक बार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वही उसके संघर्ष को रौंद रही थी। थाने में मौजूद सभी लोग यह नज़ारा देख रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे यह सब उनके लिए एक मनोरंजन से कम नहीं था। प्रशांत के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसकी आंखें सूखी थी, लेकिन दिल अंदर से रो रहा था। उसने बिना कुछ कहे थाने के बाहर कदम बढ़ाया। उसका रिक्शा जब्त कर लिया गया था। वह धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे। सड़क पर चलते हुए उसके दिमाग में बीते दिन घूम रहे थे। कैसे उसने समृद्धि की शादी के बाद भी उसे आगे पढ़ाने के लिए संघर्ष किया, कैसे उसने हर दिन खुद को गिरवी रखकर उसकी किताबें खरीदी, कैसे रात रात भर मेहनत करके उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, और आज उसी ने उसे पहचानने से इनकार, वाज की ऐसी और बाद के ताबे खिलिए से कर दिया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। ठंडी हवा के झोंकों के बीच प्रशांत भारी कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। दिल में हजारों सवाल थे, आंखों में मायूसी और मन में एक अजीब सा दर्द। जिस पत्नी के लिए उसने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया, वही आज उसे पहचानने से इनकार कर गई। थका हारा वह घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी मां श्यामला देवी ने चिंता भरी नजरों से उसकी और देखा। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सब ठीक तो है? मां ने सवाल किया।
प्रशांत ने गहरी सांस ली, फिर कमजोर आवाज में बोला, माँ समृद्धि बहुत बदल गई है। उसने मुझे पहचानने तक से मना कर दिया। ऊपर से मेरा रिक्शा भी जब्त करवा दिया। जिस रिक्शे को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया, उसी को छीन लिया। माँ के चेहरे पर दुख और गुस्से का मिश्रण दिखने लगा। वह अपनी चूड़ीदार उंगलियों से माथे को सहलाने लगी। बेटा, तुम्हें वह दिन याद है जब समृद्ध शादी के तीसरे चौथे दिन ही कहने लगी थी कि मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना पड़ेगा। हमने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन उस वक्त हमारी हालत बहुत खराब थी। फिर भी हम उसकी जिद के आगे झुक गए और तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ी। आज वही लड़की तुम्हें अपमानित कर रही है। प्रशांत ने दुख भरी आंखों से मां की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। घर में एक कोने में बैठा अंशुल, प्रशांत का 6 साल का बेटा, दादी के करीब खेल रहा था। वह अपनी छोटी छोटी हथेलियों से दादी की गोद में खेलता रहता था। दरअसल अंशुल को अपनी मां से ज्यादा दादी के पास रहने की आदत थी। समृद्धि हमेशा अपने करियर और पढ़ा में व्यस्त रही, इसलिए मां का प्यार उसे कभी ठीक से मिला ही नहीं। बेटा, तूने इतना सब किया, लेकिन यह औरत तेरा सम्मान करना तो दूर, तुझे गरीब और कमजोर समझने लगी। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा। प्रशांत चुप था। वह जानता था कि मां सही कह रही थी, लेकिन वह अब भी समृद्धि से ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। अगली सुबह समृद्धि अपने ऑफिस में बैठी इंतजार कर रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि प्रकोट से कागज बनवाकर रिक्शा छुड़ाने आएगा, लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और प्रशांत नहीं आया तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा नहीं लगा। इसे हो क्या गया है? क्या यह समझता है कि मैं खुद जाकर इसे रिक्शा लौटा दूंगी? उसने मन ही मन सोचा। गुस्से से भरी वह सीधा शिवपुरी कॉलोनी में अपने घर पहुंची। दरवाज़ा धड़ाम से खोला और अंदर घुसते ही देखा कि श्यामला देवी आराम से बैठी हुई थी और प्रशांत नीचे फर्श पर बैठा था। अंशुल खेल रहा था, मस्ती में अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। समृद्धि का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे जोर से कहा, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते। इस तरह से बच्चों को संभाला जाता है। अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? उसकी कड़वी आवाज सुनकर सब चौंक गए। प्रशांत ने ऊपर देखा और हैरान था कि आखिर समृद्धि को अचानक क्या हो गया। प्रशांत ने शांत स्वर में कहा, समृद्धि, तुम क्या कह रही हो? माँ ने ही इसे संभाला है और जितना भी बड़ा हुआ है माँ के प्यार और देखभाल से ही हुआ है। हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। लेकिन समृद्धि का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तमाते हुए कहा, और तुम रिक्शा लेने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था, बस तुम्हें कोर्ट से कागज बनवाकर लाना था। प्रशांत अब बिल्कुल चुप नहीं रह सकता था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो उसी दिन थाने में क्यों नहीं कहा कि रिक्शा जब्त मत करो? क्या तुम इतनी बड़ी अधिकारी होकर ये नहीं देख पाए कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा था? समृद्धि के चेहरे पर झेंप थी, लेकिन उसने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। तुम गंवार लोग कभी समझ नहीं सकते कि ड्यूटी कैसे निभाई जाती है, उसने चिल्लाकर कहा। इसके बाद वह तेजी से अंशुल के पास गई, उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। तुम लोग इसे भी ठीक से नहीं पाल सकते, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। छोटा अंशुल डर के मारे दादी की तरफ देखने लगा। वह रोने लगा और चिल्लाया, दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और आपके साथ रहना है। लेकिन समृद्धि ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसने जबरदस्ती अंशुल को गोद में उठाया और घर से बाहर निकलने लगी। श्यामला देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, समृद्धि, जब समय आएगा तुझे तेरी गलतियों का पछतावा होगा। प्रशांत बस खड़ा देखता रहा। उसकी पत्नी उसके बेटे को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रही थी और वह जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता। प्रशांत के मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह जानता था कि समृद्धि ने अपने बेटे अंशुल को जबरन अपने साथ ले जाने का फैसला किया है, लेकिन वह उसे रोकने की हालत में नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। ठीक है, अगर तुम्हें यह सही लगता है तो वैसा ही करो, प्रशांत ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक दर्द छिपा हुआ था। लेकिन 6 साल का अंशुल अपने पिता और दादी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी मासूम आंखें आंसुओं से भर आई। वह अपनी छोटी उंगली से दादी की तरफ इशारा करता हुआ बार बार कहने लगा, दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मैं पापा और आपके साथ ही रहना चाहता हूं। समृद्धि का चेहरा सख्त था। उसने गुस्से में अंशुल का हाथ पकड़कर खींच लिया और झड़ते हुए कहा, बहुत ज्यादा जिद करने लगे हो, चलो मेरे साथ बच्चे के रोने और विरोध करने के बावजूद समृद्धि उसे अपने साथ सुधा अपार्टमेंट ले गई, जहां उसका सरकारी क्वार्टर था। अंशुल अब एक बंद कमरे में था, जहां उसे वह प्यार और अपनापन नहीं मिल पा रहा था जो उसे अपने पिता और दादी के साथ मिलता था। समृद्धि के इस कदम की खबर जब उसके माता पिता गोविंद प्रसाद शर्मा और माया शर्मा को मिली तो वे बेहद नाराज हुए। बेटी, क्या तुमने सही किया? पिता ने फोन पर पूछा, लेकिन
समृद्ध, जो अब डीएसपी की कुर्सी पर बैठ चुकी थी, उसे अपने पद का घमंड हो चुका था। उसने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे किसी से कोई रिश्ते नहीं रखने, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटा प्रशांत ने तुझे पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज तू उसी को ठुकरा रही है। ये अहंकार तेरा सब कुछ छीन लेगा। लेकिन समृद्ध ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उससे हमेशा के लिए दूरी बना ली। उधर राघव शर्मा, जो समृद्ध का भाई था, उसने भी अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, दीदी तुम जो कर रही हो वह गलत है। प्रशांत ने तुम्हारे लिए बहुत किया है और अब तुम उसे ठुकरा रही हो, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन समृद्धि के मुझे प्यार नहीं करती और उनके घर पर एक गंदे अंकल आते हैं जो मुझे डांटते और पीटते हैं। यह सुनकर श्यामला देवी चौंक गई। उन्होंने घबराकर पूछा, कौन अंकल बेटा? अंशुल ने कहा, वे रोज शाम को मम्मी के घर आते हैं। मम्मी उनके साथ घंटों बैठकर हंसती हैं और अगर मैं जागा रहता हूं तो वे मुझे जबरदस्ती सुला देते हैं। अगर मैं रोता हूं तो वे मुझे पीटते भी हैं। श्यामला देवी की आंखें फटी रह गई। उनका दिल बैठ गया। बेटा तुझे यह सब कैसे पता? अंशुल ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं, लेकिन मैं डरता हूं, इसीलिए सोने का नाटक करता हूं। इसी बीच नैना घबराकर अंशुल को ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसने बच्चे को बूढ़ी महिला के साथ देख लिया और झट से उसका हाथ पकड़ लिया। छोटे साहब चलिए, हमें देर हो रही है, नैना ने घबराहट में कहा। लेकिन अंशुल ने जिद पकड़ ली, मैं मम्मी के पास नहीं जाऊंगा, मुझे पापा और दादी के पास जाना है। श्यामला देवी ने नैना से विनती करते हुए कहा, बेटा तू अभी आराम से सामान खरीद ले, मैं थोड़ी देर के लिए अंशुल के साथ हूं। लेकिन नैना डर गई थी। उसने झट से कहा, नहीं अम्मा, मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि छोटे साहब को उनके पापा और दादी के पास नहीं जाने देना है। यह सुनकर श्यामला देवी के दिल में एक टीस उठी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बहू समृद्धि इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि उसने अपने ही बच्चे को उनसे मिलने से रोक दिया था। नैना अंशुल को खींचते हुए वापस ले जाने लगी, लेकिन अंशुल रोने लगा। दादी मुझे तुम्हारे पास रहना है, प्लीज मुझे मम्मी के पास मत भेजो। श्यामला देवी की आंखें भर आई, लेकिन वह मजबूर थी। उन्होंने बच्चे को दिलासा देते हुए कहा, बेटा अभी तुझे मम्मी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत जल्द तुझे लेने आएंगे। अंशुल रोते हुए नैना के साथ चला गया और श्यामला देवी वहीं खड़ी रही, अपने पोते की मासूमियत और अपनी बहू की बेरहमी पर सोचती रही और अपने घर चली गई। रात के अंधेरे में श्यामला देवी अपनी चारपाई पर बैठी थी। मन में एक ही सवाल था, क्या यह बात प्रशांत को बतानी चाहिए? वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा और ज्यादा दुख सहे, लेकिन पोते की तकलीफ सुनकर उनका दिल बैठ गया था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब यह बात छुपाने का कोई मतलब नहीं है। सुबह होते ही उन्होंने प्रशांत को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुझे कुछ बताना है, लेकिन तेरा दिल मजबूत होना चाहिए। प्रशांत घबराया, क्या हुआ? मां श्यामला देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पूरी बात बता दी, कैसे अंशुल ने अपनी मां के घर में एक अजनबी व्यक्ति के बारे में बताया जो रो वहां आता था और उसे मारता डांटता था। प्रशांत का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई। मां अब और नहीं, मैं अपने बेटे को वहां नहीं छोड़ सकता, मैं खुद जाकर उसे वापस लाऊंगा। श्यामला देवी ने सिर हिलाया, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। यह लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं बल्कि तेरे बेटे की भी है। अगले दिन छुट्टी थी। प्रशांत बिना बताए अपनी मां के साथ सुधा अपार्टमेंट पहुंचा, जहां समृद्धि का सरकारी क्वार्टर था। दरवाजे पर पहुंचकर प्रशांत ने डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। समृद्धि की आंखें आधी नींद में थी। जैसे ही उसने अपने सामने प्रशांत और उसकी मां को देखा, उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वह बुरी तरह घबरा गई। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वह हड़बड़ा कर बोली। प्रशांत की मां ने तीखे स्वर में जवाब दिया, हम अपने पोते से मिलने आए हैं। क्या इसमें कोई गुनाह है? समृद्धि की जुबान लड़खड़ा गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि प्रशांत दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही प्रशांत कमरे में घुसा, उसकी नजर बेड पर पड़ी। वहां एक नौजवान लड़का लेटा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी लापरवाही थी। दूसरी तरफ अंशुल चुपचाप पड़ा था, मानो उसकी मासूमियत छिन चुकी हो। यह दृश्य देख प्रशांत का खून खोल उठा। तो यह है तेरा सच? समृद्धि, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। समृद्ध ने झट से खुद को संभाला और कहा, हां तो क्या यह मेरा घर है और यहां कौन रहेगा? यह तय करने का हक सिर्फ मुझे है। प्रशांत का धैर्य जवाब दे गया। उसने समृद्धि को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह वही घर है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बसाया था, और आज तू इस घर में पराए मर्दों को जगह दे रही है, लेकिन अपने पति और
बेटे के लिए इसमें कोई जगह नहीं। थप्पड़ पड़ते ही वह नौजवान लड़का बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। कौन है यह बदतमीज जो तुझ पर हाथ उठा रहा है? उसने समृद्ध से पूछा। समृद्ध ने गुस्से में कहा, यही तो है मेरा निकम्मा गंवार पति। यह सुनते ही प्रशांत का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन श्यामला देवी ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा इस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। जो औरत खुद अपने घर को बर्बाद कर रही है उसे समझाना बेकार है। प्रशांत ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, अंशुल अब तुझे यहां एक पल भी नहीं छोड़ सकता, चल मेरे साथ। लेकिन समृद्ध हंस पड़ी, तू इसे ले जाने की सोच भी मत। यह मेरा बेटा है और मैं तुझे इसे छूने भी नहीं दूंगी। प्रशांत ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, अगर तुझे अपनी औलाद से इतना ही प्यार था तो तुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी ना, कि गैर मर्दों के साथ घर बसाने की सोचना चाहिए था। अब जब सारा सच सामने आ गया था, समृद्ध ने अपना आखिरी दांव खेला। ठीक है, अगर तू इतना ही बड़ा इंसाफ पसंद बन रहा है तो जाओ, लेकिन जाते जाते इन पेपरों पर साइन कर देना। उसने एक कागज फेंका, तलाक के पेपर। श्यामला देवी ने कागज उठाया और देखा समृद्ध पहले से ही तलाक के लिए तैयार थी। प्रशांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने पेन उठाया, बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए। अब कोई रिश्ता बाकी नहीं समृद्ध, तुझे तेरी जिंदगी मुबारक। इसके बाद वह अंशुल को गोद में उठाकर बाहर निकल गया। श्यामला देवी भी उसकी पीछे पीछे चल दी। प्रशांत कमरे के एक कोने में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तलाक की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और समृद्धि अब उसकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। लेकिन इस टूटे रिश्ते ने उसके मन में कई सवाल छोड़ दिए थे। अब आगे क्या, उसने खुद से पूछा। दूसरी ओर श्यामला देवी अपने बेटे को इस हालत में देखकर चिंतित थी। एक माँ होने के नाते वह जानती थी कि बेटे को अब मानसिक और आर्थिक संबल दोनों की जरूरत है। श्यामला देवी ने अपने पुराने संदूक को खंगालना शुरू किया। उनके मन में बस एक ही विचार था, क्या कुछ ऐसा मिलेगा जिससे फिलहाल घर चलाने में मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र संदूक के सबसे निचले हिस्से में रखे एक पुराने कागज पर पड़ी। उन्होंने उसे निकालकर गौर से देखा। बेटा जरा देख तो यह क्या है। उन्होंने प्रशांत को वह कागज दिखाया। प्रशांत ने कागज को पढ़ना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। मां, यह एक जमीन का दस्तावेज है और यह जमीन हमारे नाम पर ही दर्ज है। श्यामला देवी भी चौंक गई। कहाँ है यह जमीन? प्रशांत ने आगे पढ़ते हुए कहा, यह जमीन से रथ एन्क्लेव में है। यह तो अब एक महंगा इलाका बन चुका है मां। यह जमीन अब करोड़ों की हो चुकी होगी। यह सुनकर श्यामला देवी की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। अगले ही दिन प्रशांत ने जमीन की कीमत पता करने के लिए एक संपत्ति एजेंट से संपर्क किया। जब एजेंट ने उसे जमीन की मौजूदा कीमत बताई तो वह हैरान रह गया। वह जमीन करोड़ों में बिक सकती थी। बिना समय गंवाए उन्होंने उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी की और जमीन को बेच दिया। कुछ ही हफ्तों में उनके खाते में करोड़ों रुपए आ चुके थे। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। प्रशांत ने एक बड़ा और सुंदर घर खरीदा जिसमें उसकी मां और बेटा आराम से रह सकते थे। यह घर उस पुराने घर से कहीं बड़ा था जहां वे पहले रहते थे। अब जब आर्थिक समस्या हल हो चुकी थी तो प्रशांत ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया, अपनी पढ़ाई पूरी करने का। वह पढ़ाई में हमें होशियार था, लेकिन समृद्धि की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। मां, अब मैं फिर से पढ़ाई करूंगा और एक अच्छी नौकरी हासिल करूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। श्यामला देवी ने आशीर्वाद दिया, बिल्कुल बेटा, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इधर श्यामला देवी ने भी एक नया कदम उठाया। उन्होंने घर में ही अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। इसके लिए